हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइव प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 8 में। इससे पहले इस चैप्टर के 7 और लेक्चर्स आ चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। So basically what is the need of transportation? So अगर हम ट्रांसपोर्टेशन वर्ड को डिस्कस करें तो इससे एक पता चलता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे कि हम कार से, बस से या फिर ट्रेन से या फिर एरोप्लेन, इन सभी से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो उस प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा या फिर किसी भी गुड्स का, और वो सिस्टम क्या होता है, या तो ट्रेन होगा या फिर बस होगा या फिर एरोप्लेन होगा। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा सिस्टम होगा जो इसमें हेल्प करता होगा। तो ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का रोल होता है जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, यानी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसके बाद वहाँ से उस फूड मटेरियल को, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ईच एंड एवरी सेल तक पहुँचाना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, जो भी गैसेज वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का एक्सचेंज होता है, उसमें भी इस सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी इसी सिस्टम के द्वारा हमारे लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचता है, और ईच एंड एवरी सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचता है, और उसके बाद वहां से वो एक्सपीरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर निकलता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का एक और रोल है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस कहीं और होता है, और उसके बाद वो एक्शन कहीं और पे करते हैं, तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सिस्टम विच हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में वेरियस सब्सटेंसेस के मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। So this is the circulatory system. Now we will move for the components of circulatory system. So हमने पहले बताया था कि कोई भी सिस्टम बनता है उसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट होता है। अगर वो एक रहेगा तो वो इंडिविजुअल होगा। तो सिस्टम बनने के लिए दो या दो से अधिक चीज़ों का एक साथ मिलना आवश्यक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है ब्लड, दूसरा आर्टेरीज, तीसरा वेन्स, चौथा कैपिलरीज और पांचवा हार्ट। तो इस प्रकार ये पांचों जो हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हम इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ब्लड। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का है। 9th क्लास में जब हमने टिश्यू पढ़ा था, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू में एक आया था कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने ब्लड को पढ़ा था। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। जो ब्लड होते हैं उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट रेड ब्लड सेल, दूसरा वाइट ब्लड सेल, तीसरा प्लाज्मा और चौथा प्लेटलेट्स। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सो नाउ वी विल मूव फॉर द, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लड सेल है। ठीक है, ये जो एक ब्लड है। ठीक है, अब इस ब्लड में डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं जो कंपोनेंट में हमने सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ा था ब्लड का, वो था रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में इसको जब आप 11th में पढ़ेंगे, वहाँ पे रेड ब्लड सेल के जगह एरिथ्रोसाइट
नाम का यूज हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है रेड ब्लड सेल। तो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रेड ब्लड सेल, जिसको हम यहाँ पे इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये सेल जो हो गया ये हमारा रेड ब्लड सेल हो गया। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है हमारे ब्लड का वो हो गया ये वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, अब इस वाइट ब्लड सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेनुलोसाइट्स, मतलब वैसा वाइट ब्लड सेल जिसके कंपोनेंट में ग्रेन्यूल्स पाया जाता हो उनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। वहीं वैसा वाइट ब्लड सेल जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, उनको हम एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल का दो कंपोनेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक ये हो गया और यहाँ पे एक ये हो गया। तो इन तीनों के आप साइटोप्लाज्म में देख सकते हैं कि किस तरह से ये छोटा छोटा जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है। इन्हीं डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स को हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं और इसी डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स के कारण ही इन तीनों को हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। यानी फर्दर ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया बेसोफिल, दूसरा हो गया न्यूट्रोफिल, तीसरा हो गया इसिनोफिल। ठीक है, ये जो तीनों कंपोनेंट हो गए ये हमारे ग्रेनुलोसाइट्स के ये तीनों कंपोनेंट हो गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा एक ग्रेनुलोसाइट्स का कंपोनेंट। इसके साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं कोई डॉट डॉट स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो हम बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक मोनोसाइट्स और दूसरा हो गया लिम्फोसाइट्स। सो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल। सो एक बार फिर से हम इसको रिविजन करेंगे। वाइट ब्लड सेल has two components, granulocytes and agranulocytes। agranulocytes में वैसा components जिसमें किसी प्रकार का कोई ग्रेनुल्स नहीं पाया जाता उसको हम agranulocytes बोलते हैं। और दूसरा हो जाता है granulocytes जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, और इस वाइट ब्लड सेल का इन टोटल जो फंक्शन होता है वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे जो अलग अलग जो कंपोनेंट देख रहे हैं इनका भी अलग अलग रोल होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने में, लेकिन उसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बारे में डिटेल में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। जो भी क्लास 11th में बायोलॉजी लेंगे उनको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो थर्ड कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स। सो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच इज़ प्लेटलेट्स, और इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इस प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक और जो कंपोनेंट, जो चौथा कंपोनेंट है प्लाज्मा, वो मिसिंग है। वो मिसिंग इसलिए है क्योंकि वो बेसिकली वो जो होता है वो फ्लूइड मटेरियल वाटर ही होता है, इसलिए उसका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल, दूसरा वाइट ब्लड सेल, तीसरा प्लेटलेट्स। इसके अलावा जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा, जो कि बेसिकली वाटर होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। जो ब्लड है हमारे बॉडी में, जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो फर्स्ट कंपोनेंट यानी ब्लड है, उसका क्या फंक्शन है? तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन है, वो है कि हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक यानी ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाता है। सेकेंड फंक्शन इसका इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स ऑफ फॉर एक्सपीरेशन। इसके अलावा मतलब जब वो लंग्स से हमारे लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है, साइमल्टेनियसली उसी समय वह हमारे जो डिफरेंट सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है
उसको वो लंग्स तक पहुंचाता है ताकि वो एक्सपीरेशन के थ्रू बाहर निकल सके। तो ये जो ब्लड का जो प्रोसेस होता है वो साइमल्टेनियसली ये दोनों को ब्लड का जो फंक्शन होता है ये साइमल्टेनियसली ये दोनों को करता है कि एक तरफ वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को और लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है, वहीं दूसरी तरफ वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और डिफरेंट सेल से लंग्स तक वो पहुंचाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। नेक्स्ट फंक्शन है इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है उसके बाद उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को यह ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट फंक्शन है इट कैरीज हार्मोन। जैसा कि मैंने बताया था कि हार्मोन्स जो होते हैं वो बनते कहीं और है और उनका फंक्शन कहीं और होता है। सो इस प्रकार यह जो ब्लड है उन हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। ब्लड का नेक्स्ट फंक्शन है इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया फ्रॉम द लिवर टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। जो ब्लड होता है वो हमारे किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी यूरिया होता है उसको ले जाता है, कैरी करता है और वह यूरिया यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। सो ब्लड इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ब्लड हमारे बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट बचाता है, डिजीजेज से बचाता है। सो बेसिकली जो ब्लड का जो वाइट ब्लड सेल होता है उसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी को डिजीज से बचाना। अब हम आगे बढ़ेंगे और ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है वो है रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। फर्स्ट पॉइंट आरबीसी में है इट स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं जिसको हम शॉर्ट में हम आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं आप उसको नोट डाउन ज़रूर करें। अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो उसको स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि बाद में इसको आप नोट डाउन करते चलें और आपके पास एक बेहतर नोट्स तैयार हो जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। सो रेड ब्लड सेल का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। यह हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। हीम आयरन ग्रुप है जो कि हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस फॉर्म में आयरन पाया जाता है उसको हम हीम बोलते हैं। ठीक है, एंड ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी में इसी हीम के साथ पाया जाता है। सो बेसिकली hemoglobin is made up of two things, heme and globin. Heme is iron and globin is protein. आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ये जो हीम यानी जो आयरन है यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद हमारे बॉडी में आयरन ऑक्साइड बनाता है और इसी आयरन ऑक्साइड के कारण जो हमारे ब्लड का जो कलर होता है वह रेड होता है। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का जो 1 मॉलिक्यूल होता है वह मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ 120 डेज। यानी जो रेड ब्लड सेल होता है वो 120 दिन यानी 120 डेज तक जीवित रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप ब्लड को डोनेट भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह जो ब्लड यदि आप डोनेट भी नहीं करेंगे तो 120 दिन में वैसे ही वो रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप ब्लड डोनेट करें, क्योंकि डोनेट करेंगे तब भी आपके बॉडी में नया ब्लड बनेगा ही, और यदि आप नहीं भी डोनेट करेंगे तब भी आपके बॉडी में नया ब्लड बनेगा। इसलिए आप डोनेट करें ताकि जिनको ज़रूरत हो उनको मिल सके।
नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। सो बेसिकली यह जो हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड ब्लड सेल में होता है वही ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 97% पार्ट, उस टोटल ऑक्सीजन के 97% पार्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह इसी रेड ब्लड सेल के थ्रू ही होता है। ठीक है, रिमेनिंग जो 3% बचा ऑक्सीजन का उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू होता है। सो जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसी आरबीसी के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे सेल के द्वारा जो एक्सपिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है उसका 20 to 25% ट्रांसपोर्टेशन इसी रेड ब्लड सेल के द्वारा किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट आयन, यानी 70 to 70% जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में होता है डिफरेंट सेल से लेकर हमारे लंग्स तक, वह होता है बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू। लेकिन 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड RBC के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज वाइट ब्लड सेल। So it stands for white blood cell. WBC stands for white blood cell. Second point, it fight against infections and protect us from diseases. ब्लड का जो वाइट ब्लड सेल होता है यही मेनली हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज 12 to 13 days। जो वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में होते हैं उनका लाइफ स्पेन 12 से 13 दिन होता है, उसके बाद वो मर जाते हैं और फिर नया वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। इट इज़ अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड का जो 55% पार्ट होता है वह प्लाज्मा होता है। ठीक है, यानी ये मान लेते हैं ये 100% हो गया, इसका जो 55% पार्ट हो गया वो, यानी ये जो पार्ट हो गया इतना हमारा प्लाज्मा कवर करता है। सो ब्लड के जो टोटल वॉल्यूम का 55% पार्ट होता है वो प्लाज्मा कवर करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ कलरलेस एंड विस्कस लिक्विड। प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस एंड विस्कस यानी गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है, जिस तरह से हनी क्या होता है, विस्कस होता है, उसी तरह यह भी प्लाज्मा विस्कस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। इस प्लाज्मा का जो 90 to 92% पार्ट है, इस प्लाज्मा का जो 90 to 92% पार्ट है वह पार्ट वाटर से बना हुआ होता है। यानी ये जो टोटल प्लाज्मा हो गया इसका 90 to 92% पार्ट, यानी ये टोटल पार्ट जो है वो वाटर से बना हुआ होता है। रिमेनिंग 8 to 10% में अदर चीज़ मिले हुए होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स 6 to 8% प्रोटीन। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस वेस्ट etc। प्लाज्मा जो है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3% ऑफ द ऑक्सीजन एंड 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। मैंने पीछे बताया था कि जो रेड ब्लड सेल के द्वारा 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है और रिमेनिंग वहाँ जो 3% बचता है वही 3% ऑक्सीजन इसी प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसके साथ साथ यह प्लाज्मा 7% कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लेटलेट इज ओवल एंड स्फेरिकल इन शेप। प्लेटलेट जो होता है वो
ओवल टू स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यानी जब कोई इंजरी होता है और इंजरी के बाद जब हमारे बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, वहाँ पे यह ब्लड को रोकने में, यानी एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ना हो, उसमें यह हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज़ 2 to 3 days। यानी हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 2 से 3 दिनों तक जीवित रहते हैं, ठीक है। जब किसी को डेंगू होता है उसके बॉडी में यही इसी प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट यानी ब्लड को डिस्कस कर लिया। अब हम सेकेंड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्योर ब्लड। जो हमारे बॉडी में प्योर ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसी आर्टरीज की हेल्प से होता है। यही आर्टरी प्योर ब्लड को हमारे लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इट हैज़ थिक वॉल। आर्टरीज का जो वॉल होता है वो मोटा होता है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई द वॉल ऑफ आर्टरीज इज़ थिक। सो आंसर होगा इसका कि सिंस द प्रेशर इनसाइड आर्टरी इज़ वेरी हाई। आर्टरी के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है और इसी के कारण आर्टरी का जो वॉल होता है वो थिक होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। आर्टरी में एक पुल्मोनरी आर्टरी होता है जिसका जो फंक्शन होता है ठीक नॉर्मल आर्टरी से अपोजिट होता है। यानी नॉर्मल आर्टरी जो होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यह पुल्मोनरी आर्टरी जो होता है यह इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से? तो राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू द लंग्स। हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से यह लंग्स तक कैरी करता है इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हालांकि हम हार्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे। ऊपर वाले को हम ऑरिकल बोलते हैं और नीचे वाले को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। सो ऑरिकल में 2 होते हैं, एक लेफ्ट जिसको हम एट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम और दूसरा राइट एट्रियम, फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यह और यहाँ पे हमारा हो जाता है लंग्स, ठीक है। बात समझ में आई? सो यह जो हमारा पुल्मोनरी आर्टरी है, यह पुल्मोनरी आर्टरी जो हमारा राइट वेंट्रिकल हुआ, यानी ये जो राइट वेंट्रिकल हुआ, इस राइट वेंट्रिकल से लंग्स में इम्प्योर ब्लड को पहुंचाता है। सो इसका जो फंक्शन हो जाता है वो हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है आर्टरीज़ के नॉर्मल फंक्शन से। यानी नॉर्मल आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड को पहुंचाती है, लेकिन जो पुल्मोनरी आर्टरी होता है वो इम्प्योर ब्लड को जो राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड होता है वहाँ से लंग्स तक पहुँचाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वेन। सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड। वेन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। यानी हमारे बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स है वहाँ से इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड उनको लंग्स तक पहुंचाते हैं। और इनका जो वाल होता है वो थिन होता है, क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है और इसीलिए इसका वाल थिन होता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जो पुल्मोनरी वेन होता है इसका फंक्शन नॉर्मल वेन से बिल्कुल अपोजिट होता है। नॉर्मल वेन जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, लेकिन जो पुल्मोनरी वेन है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू ऑरिकल ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट का जो ये लेफ़्ट ऑरिकल हुआ, यानी लेफ़्ट एट्रियम भी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे जो हमारा
लंग्स हुआ, यहाँ से प्योर ब्लड को ये कैरी करता है इस लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में। सो नॉर्मल वेन जो हो गया वो हमारा कैरी करता है इम्प्योर ब्लड, लेकिन जो पुल्मोनरी वेन होता है वो हमारा प्योर ब्लड कैरी करता है। सो इसको याद रखने के लिए नॉर्मल सा हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जितने भी आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जैसे ही उसमें पुल्मोनरी आर्टरी लग जाता है तो उसका फंक्शन बदल जाता है और वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। सिमिलरली जो वेन्स जो होती हैं वो हमारी हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जैसे ही उसमें पुल्मोनरी लग जाता है तब वो प्योर ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से? तो लंग्स से हमारे लेफ्ट ऑरिकल तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कैपिलरीज। दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ थिन वॉल्ड। जो कैपिलरी होता है वो उसका जो वाल होता है वो पतला होता है। नैरो ट्यूब, कैपिलरी जो होता है वो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। कैपिलरीज का जो मेन फंक्शन होता है वो आर्टरीज और वेन्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फूड, वाटर बिटवीन ब्लड एंड सेल टेक्स प्लेस थ्रू इट। यह जो हमारा कैपिलरीज होता है इसी कैपिलरीज में इन सभी का, फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सभी चीज़ों का ब्लड और सेल के बीच में एक्सचेंज होता है, यानी इसी के थ्रू एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है ये रेड वाला हमारा आर्टरी है और ये जो है हमारा वेन है। आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, और वेन जो होता है हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन। सो यहाँ पे जो आर्टरी है इसका वाल आप देख सकते हैं किस तरह से थिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। और ये हो गया हमारा वेन, और इसके बीच में ये जो हमारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो इस आर्टरी और वेन दोनों को कनेक्ट करता है, इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और इसी कैपिलरीज के थ्रू हमारा ये दोनों आर्टरी और वेन्स दोनों कनेक्टेड होते हैं, और इसी कैपिलरीज में एक्सचेंज का प्रोसेस होता है फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन के, इन सभी का एक्सचेंज ब्लड और सेल के बीच में इसी कैपिलरीज के थ्रू होता है। सो यहाँ पे आपने डायग्रामेटिकली देख लिया है किस तरह से आर्टरीज कौन होते हैं, वेन्स कौन होते हैं, फिर इन दोनों के बीच को कनेक्ट करने वाला जो कैपिलरीज होता है वो कैसा होता है। ठीक है, सो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें और बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।